सभी को राम राम। मैं डॉक्टर शालू सोनी। मैं एक भवाई नृत्यांगना हूँ और साथ ही साथ मनोचिकित्सक भी हूँ। जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। पिताजी की हत्या के बाद में मदर भी अनएजुकेटेड थे, तो बिल्कुल ये हुआ कि आप समझ सकते हैं, ना खाने के लिए है, ना पहनने के लिए है, ना कोई भी काम करने के लिए है। मेरी जो जर्नी है एक शिक्षाविद या एक मनोचिकित्सक से लेकर और एक भवाई नृत्यांगना की, ये बहुत एक अलग जर्नी है। पर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि मनोचिकित्सा मन को धारण करती है और संगीत साधना जो है वो हमारी आत्मा को। धीरे धीरे जब मैं डांस लाइन में आई तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की कि किस तरह से एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 10 लोग मेल कैंडिडेट हैं और 4 फीमेल कैंडिडेट हैं। जो सीनियर फीमेल कैंडिडेट हैं वो किस तरह से जूनियर कैंडिडेट को पुट ऑन करते हैं या पुट ऑफ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने फेस करते करते 2 साल के अंदर ये समझ लिया था कि शालू ये लाइन इतनी आसान तो नहीं है। मैंने उस भवाई को करते करते एक ऐसा राजस्थान में ट्रेंड लेकर आई कि सब लोग 11 मटके का भवाई करते थे। मैंने 11 से 21, 21 से 41, 41 से 101 मटके रखकर 2017 में मुरादाबाद के अंदर कला रत्न सम्मान समारोह हुआ था और 101 मटकियाँ लेकर मैंने उस जगह पर, उस स्टेज पर परफॉर्म किया था। शालू सोनी एक वो आर्टिस्ट है जो डॉक्टरेट है, एक वो आर्टिस्ट है जो कॉलेज में पढ़ाती हैं, एक वो आर्टिस्ट है जिनके कोचिंग्स चलते हैं, एक वो आर्टिस्ट है जिसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। हम जब जाएं तो कोई हमें पहचान ही नहीं सकता कि ये टीम एक ड्रामा या एक आर्ट प्रेजेंट करने के लिए स्टेज पर आई है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए अवार्ड्स में 50 से ऊपर अवार्ड हैं और जो मेन अवार्ड है, जैसे मैं आपको बताऊं, कला रत्न सम्मान है, कलागिरी सम्मान है, नृत्यांशी कला सोसाइटी द्वारा मिला हुआ नृत्यश्री सम्मान है। मैंने ये बुक लिखी साइकोलॉजी की। मैंने इस बुक के अंदर 60 ऐसे साइकोलॉजिस्ट के फ़ोटो और उनका जीवन विवरण दिया है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हमारे जितने भी लिटरेचर के ग्रंथ रखे जाते हैं उनके अंदर हैं। सभी को राम राम। मैं डॉक्टर शालू सोनी। मैं एक भवाई नृत्यांगना हूँ और साथ ही साथ मनोचिकित्सक भी हूँ। मैंने 3 विषयों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, MA हिंदी, MA सोशियोलॉजी और मास्टर ऑफ एजुकेशन अर्थात MEd। मेरी जो जर्नी है एक शिक्षाविद या एक मनोचिकित्सक से लेकर और एक भवाई नृत्यांगना की, ये बहुत एक अलग जर्नी है। पर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि मनोचिकित्सा मन को धारण करती है और संगीत साधना जो है वो हमारी आत्मा को। तो दोनों चीज़ों को लेकर चलने की जो प्रेरणा है, जो प्रथा है, उसी चीज़ से आज मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी जर्नी, उस जर्नी में जितनी भी चीज़ें मैंने प्राप्त की हैं, चाहे वो मेरे अवार्ड्स हों या मैंने कोई कंपटीशन विन किया है, या इस 20 साल की जर्नी में कैसे मैं कहाँ से लेकर और कहाँ तक पहुँची हूँ, उन सारी चीज़ों से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। मैंने BA, MA, MEd, BEd, PhD किया हुआ है। PhD मैंने एजुकेशन से किया है, साथ ही साथ मैं JRF भी हूँ राजस्थानी फोक आर्ट के अंदर, और उसके साथ मेरे पास में लगभग 50 से अधिक सम्मान और 50 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हैं नृत्य के क्षेत्र में। बात की जाए यहाँ तक पहुँचने की या सिंपलिसिटी ऑफ डांस की, तो डांस मेरे हिसाब से एक वो आर्ट है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को रिनोवेट कर सकते हैं। वो जो रिनोवेशन है वो माइंड, सोल और प्रैक्टिकलिटी तीनों ही चीज़ों का है, और ये तीनों चीज़ें किस तरह से हमें कहाँ तक पहुँचाती हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं मेरी जर्नी, क्यों मैं इस क्षेत्र में आई। नृत्य का क्षेत्र मुझे विरासत में नहीं मिला, या मैं ये कहूँ कि जो मैं आज हूँ उसमें से कुछ भी मुझे विरासत में नहीं मिला है। मेरी जर्नी शुरू होती है जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। उस हत्या के दौरान हमारी जो पूरी पारिवारिक स्थिति थी वो परिवर्तित हो गई। हम लोग बिल्कुल, ऐसा हुआ कि पिताजी की हत्या के बाद में मदर भी अनएजुकेटेड थे, तो बिल्कुल ये हुआ कि आप समझ सकते हैं, ना खाने के लिए है, ना पहनने के लिए है, ना कोई भी काम करने के लिए है। परिवार का कोई सपोर्ट नहीं रहा। जितने भी रिलेटिव्स थे उन्होंने सोचा कि अच्छा है, इनके पिता नहीं रहे हैं तो ये 3 बच्चे हैं, इन्हें धक्के खाने दिया जाए। हमारी माताजी अनएजुकेटेड थे
तो वो भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते थे जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई जा सके या बच्चों के लिए कुछ किया जा सके। अब प्रारंभ होती है मेरी नृत्य की जर्नी। मैं स्कूल में थी और लगभग 9 साल की थी। स्कूल में हमारे यहाँ एक शताब्दी वर्ष समारोह हुआ था जिसमें मैंने एक डांस किया। वहाँ जब मैंने डांस किया तो एक डांसर्स की टीम थी जो वहाँ आई हुई थी। उस टीम ने मुझे देखा और उस टीम ने कहा कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप डांस कर सकते हैं। घर जाके जब इस चीज़ के बारे में मदर को बताया तो अनएजुकेटेड लोगों का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किसी भी लड़की को, फीमेल को डांस करते हुए नहीं देखना चाहते। तो मदर का जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था कि हमारे यहाँ ना तो आज तक ये सब चीज़ें किसी ने की है, ना ही आप कर सकती हो। मैं भी इतनी छोटी थी कि उनसे ज़्यादा जिद नहीं कर पाई। अब ऐसा था कि स्कूल में जितने भी फंक्शन होते थे, लगभग 1 साल तक मैं स्कूल के सारे फंक्शंस में डांस करती रही। पूरा अलवर जो क्षेत्र है, वो पूरे अलवर में जहाँ भी कोई डांस होता था, कोई कॉम्पिटिशन होता था या कोई भी चीज़ होती थी तो उसको रन करती थी। पर 1 साल में हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी बदतर हो गई कि एक दिन खाने के लिए है, एक दिन खाने के लिए नहीं है। तब हमारी माताजी को जो वो डांस टीम थी उसके जो ऑनर थे, उन्होंने आकर समझाया कि अगर आप गुड़िया को भेजोगी तो आपको पर डे 200 रुपये मिलेंगे। तो वो 200 रुपये उस टाइम पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था, पर डे 200 रुपये। और ये बात है सन 2001 की। तो जर्नी उस 200 रुपये से शुरू हुई और डांस करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जब मैं डांस लाइन में आई तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की कि किस तरह से एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 10 लोग मेल कैंडिडेट हैं और 4 फीमेल कैंडिडेट हैं। जो सीनियर फीमेल कैंडिडेट हैं वो किस तरह से जूनियर कैंडिडेट को पुट ऑन करते हैं या पुट ऑफ करते हैं, उसका किस तरह से मजाक बनाते हैं, या कोई भी चीज़ है तो उसको किस तरह से प्रेशराइज करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने फेस करते करते 2 साल के अंदर ये समझ लिया था कि शालू ये लाइन इतनी आसान तो नहीं है कि आप बहुत अच्छे से इसमें अंदर चले जाएं और आप कुछ हासिल कर पाएं। हासिल करने की तमन्ना जो है वो हमारी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से हमारे अंदर आ गई थी। अब उस लाइन में मैंने ये सोचा कि भाई मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है। मैंने देखा कई लोग सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, कई लोग गिराने वाले भी होते हैं। जो सपोर्टिव कैंडिडेट्स थे उन्हीं में से एक कैंडिडेट हैं नानक भैया, मैं उनका नाम भी ले रही हूँ। उन्होंने मुझे पहली बार ये प्रोत्साहन दिया कि तुम भवाई करो, अगर तुम भवाई करोगी तो तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और तुम्हारी एक अलग आर्टिस्ट के रूप में पहचान होगी। बिकॉज ऑफ तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिससे पब्लिक तुम्हें पसंद करे। यू हैव नॉट अ गुड बॉडी, यू हैव नॉट अ गुड फेस, यू हैव नॉट अ गुड ड्रेस, नथिंग यू हैव। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आपके पास ओनली आपका एक आर्ट ही होगा जिसके द्वारा आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं या अपने आप को दिखा सकती हैं। मैंने भी सोचा ये अच्छी चीज़ है। उन्होंने मुझे 700 रुपये उधार दिए और मुझे एक 11 मटकी की भवाई दिलवाई। उस 700 रुपये उधार दिए हुए से आज कह सकते हैं कि 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी करना, या जितने भी ग्रुप्स चल रहे हैं, और अगर मैं अकेली भी स्टेज पर परफॉर्म करती हूँ तो कम से कम 50,000 रुपये उसका फीस है। तो वो सारी चीज़ों को पाना एक बहुत अलग जर्नी रही है, क्योंकि मैंने देखा है इस आर्ट लाइन में या तो उन्हें स्टेज मिलता है जिन्हें विरासत में स्टेज मिला है, यानी उनके फादर मदर या लेगेसी रही है उनकी 1-2 पीढ़ियों की, या उन्हें स्टेज मिलता है जो लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। मेरे पास ना तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ है और ना ही मुझे कोई लेगेसी मिली है। तो मैं जब मेरे पास आर्ट है तो मैं किसी चीज़ के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। मैंने उस भवाई को करते करते एक ऐसा राजस्थान में ट्रेंड लेकर आई कि सब लोग 11 मटके का भवाई करते थे। मैंने 11 से 21, 21 से 41, 41 से 101 मटके रखकर 2017 में मुरादाबाद के अंदर कला रत्न सम्मान समारोह हुआ था और 101 मटकियां लेकर मैंने उस जगह पर, उस स्टेज पर परफॉर्म किया था। तो उस जर्नी तक अपनी आर्ट को पहुंचाना केवल और केवल मेरी फैमिली की मेहनत, मेरी मेहनत, बड़ों का आशीर्वाद, बस ये 3 चीज़ें साथ रही, अन्यथा कोई साथ नहीं रहा। जितने भी लोग आर्ट लाइन में थे सब ने यही कोशिश की कि किस तरह से इस लड़की को गिराया जाए, किस तरह से इस लड़की का ग्रुप रोका जाए, क्यों ये आगे बढ़ रही है, ये क्यों हमारे पैर नहीं छूती, क्यों हमारे सामने हाथ नहीं जोड़ती। यहाँ तक कि टूरिज्म में भी मैंने बहुत काम किया और उस काम करने का जो नतीजा था वो यही था। टूरिज्म में भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो हमेशा ये चाहते थे कि या तो ये हमसे फ़ोन पे बात करें या हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आएँ, हमारे लिए मिठाइयाँ लेकर आएँ, लोगों के सामने हमारे सामने हाथ पैर जोड़ें। ये सब कुछ मेरे से नहीं हो सकता। ये सब कुछ करने के लिए मैं नहीं बनी हूँ। मैं बनी हूँ अपनी एक पहचान बनाने के लिए, अपनी एक जर्नी बनाने के लिए, जो मैंने पूर्णतः मेहनत से बनाई है।
साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि आर्ट आपका है, आपके पास पैशन है, पर एक फीमेल आर्टिस्ट के लिए पैशन और डांस बहुत कम समय के लिए होता है, क्योंकि आप जैसे ही आपका एज होगा स्टेज आपको अपने आप गिव अप दे देगा कि आप स्टेज पर नहीं जा सकते हैं। फीमेल बॉडी के कुछ पोस्चर्स होते हैं, तो आप तभी तक स्टेज पर हैं जब तक आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, या जब तक आप भवाई उठा पा रहे हैं, क्योंकि भवाई में लगभग 40 किलो वजन होता है। 40 किलो से कम की कोई भवाई नहीं होती है, क्योंकि भवाई के बर्तन खाली हो सकते हैं, उसके अंदर बैलेंस के लिए भरी जाने वाली मिट्टी में वेट होता है। साथ ही साथ मैंने सोचा कि मुझे पढ़ना चाहिए। जर्नी पढ़ाई की जो थी उसमें कई लोगों का साथ रहा, कई टीचर्स का साथ रहा, कई टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और धीरे धीरे 10th के बाद 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारी चीज़ों को रन करते करते कई कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिए, 6 से ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम दिए और उनमें सिलेक्शन भी लिया। ये एक आप मेरा भाग्य विचिता मान सकते हैं कि मेरा कहीं पर भी इंटरव्यू में कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मैं शायद आज आपके पास आई हूँ ये इंटरव्यू देने के लिए कि हो सकता है इससे कुछ अच्छा हो जाए। मेंटलिटी तो मैंने यही रखी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट जर्नी है जो मैं किसी के साथ में इस तरह से शेयर कर रही हूँ, अन्यथा मैं कभी अपने बारे में किसी को कोई भी बात शेयर नहीं करती। तो एजुकेशन की भी जो जर्नी थी वो काफ़ी अच्छे तक मैं लेकर गई। खुद का पढ़ना इतना ज़रूरी था, और उसके पीछे एक मोटिव था कि खुद ने जो पढ़ा है उससे जो आपको एक समाज में पहचान मिली है, लोग जानते हैं आपको, लाखों स्टूडेंट जानते हैं। अब वो लाखों स्टूडेंट जानते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या है, एक आर्ट के लिए भी, एक फीमेल आर्टिस्ट के लिए भी एक रिस्पेक्ट पैदा होता है उनके अंदर। पहले जो चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि स्टेज पर अगर कोई फीमेल है तो ये कहा जाता है ये नाचने वाली है, ये लोग इस तरह से डांस करती हैं, बहुत इतने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि मैं उन शब्दों की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ रही कि एजुकेशन जब साथ में होती है तो आपका वे ऑफ टॉक चेंज होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है। आप किसी से भी मिल रहे हैं और तो सामने वाले का भी जो परसेप्शन है आपको देखने का वो बहुत बदलता है। और सारी चीज़ों के साथ साथ जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो मेरे मन में एक विचार आया कि अब जो मेरे साथ के लोग हैं उन्हें भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। मोस्ट ऑफ फीमेल आर्टिस्ट, अब तक मैंने 113 फीमेल आर्टिस्ट पूरे राजस्थान के अंदर उन्हें कॉलेज एजुकेशन दिलवाई है, और वो भी कहीं ना कहीं एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अपना पर्सनालिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा हो, उसका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा हो। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिव देती हैं कि अपना बदलना काफ़ी नहीं है, एक बदल जाए तो काफ़ी नहीं होता है, कुछ कुछ करके अगर सब बदलेंगे तो काफ़ी होगा। अब जर्नी हुई थी एक से शुरू कि शालू सोनी एक वो आर्टिस्ट है जो डॉक्टरेट है, एक वो आर्टिस्ट है जो कॉलेज में पढ़ाती हैं, एक वो आर्टिस्ट है जिनके कोचिंग्स चलते हैं, एक वो आर्टिस्ट है जिसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, पर साथ ही साथ शालू के साथ में खड़ी पूरी टीम, वो भी इतनी वेल एजुकेटेड टीम होती है कि जहाँ भी हम शो करने के लिए जाते हैं तो सब लोग देखते हैं कि सच में ये डांस करने वाले लोगों की टीम है। हम जब जाएं तो कोई हमें पहचान ही नहीं सकता कि ये टीम एक ड्रामा या एक आर्ट प्रेजेंट करने के लिए स्टेज पर आई है। बट जैसे ही हमारा गेटअप चेंज होता है तो फिर लोगों के वही विचार, वही धारणा हमें आज भी देखने को मिलते हैं। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से मेरी आर्ट जर्नी एक मेहनत के ऊपर यहाँ तक आकर पहुँची है, तो जो भी आर्टिस्ट मेहनत करे वो बहुत ऊपर तक जाए। और जो कुछ आर्टिस्ट हैं जो मेहनती आर्टिस्ट को पीछे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कोई फीड ऑफ होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए, या देखना चाहिए कि जो ग्रुप लीडर काम कर रहा है, वो ग्रुप लीडर तो 20 साल से ग्रुप चला रहा है, पर जो ग्रुप में 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग काम कर रहे हैं, वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। ग्रुप लीडर का आज भी पेमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट भी 4,000 रुपये देती है, पर एक ग्रुप में काम करने वाले आर्टिस्ट को आज भी ग्रुप लीडर 800 रुपये देते हैं। तो मेरी सबसे विनती रहेगी कि एक बार इस चीज़ के लिए भी देखा जाए कि टूरिज्म से जितना भी पैसा आता है उसको ग्रुप लीडर किस तरह से अपने आर्टिस्टों पे दे रहे हैं। क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के अभी यहाँ नाम ले सकती हूँ जो लोग
5-5, 10-10 लाख रुपए का फंड उठाते हैं केवल आर्टिस्ट यानी ग्रुप के लिए, और आर्टिस्टों को कुछ नहीं देते हैं। वो पूरा फंड अपने ऊपर खर्च करते हैं, वो अपना घर बनाते हैं उस पैसे से या अपनी गाड़ियां खरीदते हैं। वो आर्टिस्टों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ग्रुप में काम करने वाला आर्टिस्ट आज भी उसी तरह से है जिस तरह से कभी मेरी वो 200 रुपए की जर्नी स्टार्ट हुई थी। आज भी मुझे लगता है आर्टिस्ट का वो ही हाल है, क्योंकि किसी आर्टिस्ट के लिए कोई कहीं पर कोई जगह नहीं है। जैसा कि आपको पता है, भवाई जो आर्ट है वो बहुत ही बैलेंस के साथ किए जाने वाला आर्ट है। मैंने जब भवाई शुरू किया था, पहले दिन से लेकर और लगभग 40 दिन की प्रैक्टिस थी, जिसमें मैंने 7 मटकी की भवाई स्टेज पे प्रेजेंट की। भवाई अगर कोई 11 मटकी की भवाई करता है तो उसमें 25 किलो वजन होता है, कम से कम 25 किलो। अगर कोई 41 मटकी की भवाई करता है तो उसके अंदर 35 से 40 किलो वजन होता है। जब मैंने 101 मटकी वाली भवाई जब प्रेजेंट की थी, लगभग उसके अंदर 65 किलो वजन था। उस भवाई को जब सर पे रखा गया, सर पे रखने के लिए नीचे बैठा जाता है, नीचे बैठ के उठाने के लिए 3-3 लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप अगर एक बार बैठ जाते हैं इतने वेट के साथ में तो आप अकेले उठ नहीं सकते हैं। 3-3 लोग जब वो उसे हमें भवाई के साथ में उठा रहे हैं और आपके सामने हजारों की ऑडियंस है और वो ऑडियंस आपको देख रही है कि इतना वेट लेकर कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, तो वो बहुत एक आश्चर्यजनक चीज होती है। और मुझे नहीं लगता एक 60-70 किलो वेट लेकर एक 40 किलो की खुद लड़की 60-70 किलो वजन अगर सर पे रखती है तो उसके लिए कितनी मुश्किल होगी। भवाई करने वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर वो 30 साल के भी हैं तो भी उनका जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उनका कोई ना कोई ट्रीटमेंट वहाँ चलता ही है, क्योंकि भवाई करने से बैक पर इतना प्रेशर बनता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके जो रोल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पुश होने लग जाते हैं ओनली ऑन वेट की वजह से। तो ये आर्ट जो है ये सरल आर्ट नहीं है, क्योंकि इस आर्ट में केवल एक भवाई नहीं है, इस आर्ट में है ग्लास का पट्टा। 4 ग्लास रखे हैं उल्टे सीधे, आप 50 किलो वजन आपके सर पे है और आपको ग्लास पे खड़े होना है। इस आर्ट में है तलवार, 3 नुकीली तलवारें और आपके सर पे वजन 50 किलो। जब आप चढ़ेंगे तो वो तलवारों के जो किनोर होंगे आपकी खाल को लगभग आप अगर मान के चलेंगे तो नाखून का जो एक इतना पोर्श एरिया होता है, इतना अंदर तक वो खाल में चले जाते हैं। तीसरी चीज है कांच। कांच पर चढ़ते हैं, जितनी बार भी आर्टिस्ट कांच पर जाएगा उसको कहीं ना कहीं एक क्रैक तो जरूर आएगा। अगर वो नीचे का हिस्सा नहीं है तो पैर के जो साइड के हिस्से होते हैं वहाँ जरूर छोटा मोटा एक खरोंच आनी ही आनी होती है। और हमारे आर्टिस्टों में कहते हैं कि ये एक शगुन माना जाता है कि कांच पर जब भी आप चढ़े और लगा आपको तो एक अच्छा शगुन है। उसी 50 किलो वजन के साथ आप बैठकर जमीन से नोट उठाते हैं, तो वो इतना टिपिकल मामला है, या बोले कि वो इतना टिपिकल है, इतनी मेहनत है उस चीज के अंदर, क्योंकि कोई भी भवाई करने वाला आर्टिस्ट एक दिन की मेहनत नहीं है, रोज की मेहनत है। मैं पिछले 25 सालों से लगातार स्टेज पर प्रेजेंट कर रही हूँ और पिछले 25 सालों में मुझे याद नहीं है कि शायद ही मेरे कोई 1-2 दिन ऐसे हों जिस दिन प्रैक्टिस नहीं की हो। चाहे स्टेज हमें 4 दिन में मिले, 5 दिन में मिले, 8 दिन में मिले या 15 दिन में, प्रैक्टिस कभी बंद नहीं होगी। और उस प्रैक्टिस की जर्नी में मैं कहूँ, मेरी प्रैक्टिस की जर्नी में सबसे बड़ा हाथ है मेरे भाई का। मेरा भाई मुझसे छोटा है, पर प्रैक्टिस करवाने के लिए वो ऑफिस से जैसे ही 6 बजे आए, 7 बजे आए, तो पहले ये होता है कि पहले प्रैक्टिस की जाएगी। छत पर पूरा सेटअप रखते हैं, आसपास की कॉलोनी में भी सब लोग बहुत मजाक बनाते हैं कि घर में लड़की है उसको डांस के लिए भेजते हैं, भाई उसका प्रैक्टिस करा रहा है, कैसा भाई है, अपनी बहन को नाचते हुए देख रहा है, कैसे घर वाले हैं जो लड़की को कमाने के लिए भेजते हैं। मतलब वो इतनी किदवंतियाँ पैदा हो जाती हैं और छोटी छोटी आर्ट के लिए कि मैं उनको बयां नहीं कर सकती। पर इन सब चीज़ों की जो ये सब बातें हैं, इनकी तकलीफ कम होती है जब आप अचीव करते हैं। एंड आई हैव अचीव लॉट ऑफ, उस लॉट ऑफ अचीवमेंट में जैसे मैं कहूँ कि एजुकेशन में मेरे पास 3 गोल्ड मेडल हैं। कनाडा यूनिवर्सिटी से 13,50,000 रुपए की स्कॉलरशिप जो मिली वो स्कॉलरशिप है। तो इसी तरह से मेरे पास डांस के फील्ड में भी बहुत सारे अचीवमेंट हैं और इस अचीवमेंट की शुरुआत होती है 2010 से। 2010 में अलवर जो जिला स्तर पे गवर्नमेंट होती है, तो जिला स्तरीय सरकार द्वारा मुझे पहली बार सम्मानित किया गया। उसके बाद ये सिलसिला धीरे धीरे चालू रहा और ऐसा इंडिया में शायद ही कोई जगह होगी जहां मैंने स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया, चाहे वो जम्मू का गदर वाला स्टेज हो, चाहे वो जोधपुर का हमारा जो कल्चर इवेंट का स्टेज होता है, चाहे जोधपुर एकेडमी हो, या कोई भी ऐसी जगह नहीं है
पूरे भारतवर्ष में जहां मैं नहीं गई हूं, सभी राज्यों में, सभी शासित प्रदेशों में, हर जगह पर परफॉर्म किया है। और हर जगह की एक अलग बात रही। जब जर्नी एक बड़े लेवल पे स्टार्ट हुई कि आप जैसे जैसे सीनियर होते जा रहे हैं, अवार्ड्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है। अब अवार्ड्स मिलते रहे स्टेज पर और बैक स्टेज होता रहा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा बैक बिचिंग, उन लोगों को लगा कि ये अवार्ड्स जो मिल रहे हैं या तो इसे इसलिए मिल रहे हैं कि इसका कोई कांटेक्ट है, या इसलिए मिल रहे हैं कि इसके साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं कि भाई इनके शो बड़े होते हैं, मंत्रियों के यहाँ शो हो रहे हैं, या बड़े बड़े राजनेताओं के यहाँ शो हो रहे हैं, या किसी कमिश्नर के यहाँ शो हो रहा है, IAS IPS के यहाँ शो हो रहे हैं, तो इसलिए इसे अवार्ड मिल रहे हैं। यानी उन लोगों को वो चीज़ भी कहीं पर भी हजम नहीं हुई। मुख्य रूप से अगर देखा जाए अवार्ड्स में 50 से ऊपर अवार्ड हैं, और जो मेन अवार्ड है, जैसे मैं आपको बताऊं, कला रत्न सम्मान है, कलागिरी सम्मान है, नृत्यांशी कला सोसाइटी द्वारा मिला हुआ नृत्यश्री सम्मान है, अटल सरकार द्वारा मिला हुआ लाइफ टाइम अचीवमेंट है। उसके साथ साथ ही लखनऊ में जो गवर्नमेंट ने, लखनऊ गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया था कला रत्न, वो भी है। और महारानी लक्ष्मीबाई कला रत्न सम्मान है। और स्पेशली अभी कल भी मैं यहाँ जयपुर जब आई हूँ तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी ने एक अदम्य नारी रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, तो उसी अवार्ड को लेने के लिए मैं आई थी। और फिर मेरी नमन जी से बात हुई कि VR टॉक, हम इस टॉपिक पर भी काम करते हैं। तो बहुत सारे सम्मान मिले, साहित्य से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए, या आर्ट को जो भी लोग प्रेजेंट करते हैं। कुछ राजकीय संस्थाएं थी, कुछ गैर राजकीय संस्थाएं थी। गवर्नमेंट से जो मिले हैं वो 6 अवार्ड हैं, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हैं, 2 स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और 2 स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का जो मिक्सअप होता है, जिसे मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा हैंडल किया जाता है, तो 6 अवार्ड्स वो हैं। पूरी जर्नी में आपने क्या प्राप्त किया ये एक अलग चीज़ है, पर जर्नी को आज आप कहाँ डिफाइन करते हैं वो एक अलग चीज़ है। मैंने पिछले 2 सालों से धीरे धीरे स्टेज पर जाना बंद कर दिया है। ग्रुप जाता है, परफॉर्मेंस होते हैं, पर मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे 25 साल की जो तपस्या है उसमें कहीं कुछ नहीं मिला है। अवार्ड मिल रहे हैं, अवार्ड 3 घंटे का शो होता है, 3 घंटे में जर्नी खत्म हो जाती है। अखबार सुबह 5 बजे जो अखबार आता है, शाम को 5 बजे वो अखबार 5 रुपए का हो जाता है। तो आपको कोई भी चीज़, आपको वो स्टेज नहीं दे सकती, वो मुकाम नहीं दे सकती, आपके पेन को नहीं समझ सकती कि आपने एक आर्टिस्ट होके कितना पेन फील किया है जब आप यहाँ तक पहुँचे हो। लोग देखेंगे जो आपने आज प्राप्त किया है उसे, कि आपके पास 2 गाड़ी है, आपके पास घर है, आप कहाँ जा रहे हो, आपने कितनी एजुकेशन ली है, लोग ये देखते हैं, लोग पेन नहीं देखते हैं। तो मेरा लोगों से निवेदन है, जितने भी आर्टिस्ट को वो देखें, सम्मान के साथ देखें। महिला आर्टिस्ट को स्पेशली जब भी देखें तो बहुत सम्मान के साथ देखें, आदर के साथ देखें, और गर्व करें उस महिला पर जो राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान की सभ्यता को कहाँ कहाँ तक लेकर जा रही है। अब चाहे वो वेशभूषा के जरिए हो या किसी भी कला के माध्यम से हो। कला केवल डांस करना, गाना गाना या इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, आर्ट इतना नहीं है। अगर हम राजस्थानी आर्ट की बात करें तो 103 तरह की आर्ट हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है, जिसमें हस्तकला है, कास्ट कला है, बर्तन बनाने की कला है, रंगाई छपाई की कला है, मतलब लोक नाट्य, लोक संगीत, ये तो एक अलग है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी जो है आर्ट है। तो सभी से ये निवेदन है कि सब एक आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करें, उस आर्टिस्ट की पूरी जर्नी को जानें, उस आर्टिस्ट ने कितनी मेहनत की है उसकी मेहनत को देखें, और अप्रिशिएशन के लिए अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस आर्टिस्ट के लिए गलत ना बोलें। मैंने भवाई के साथ साथ एक मेरा स्पेशल एरिया है, और जिसकी वजह से लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है तराजू। उस डांस को अग्नि तराजू बोला जाता है, और राजस्थान में अग्नि तराजू करने वाले जितने भी लोग हैं सारे के सारे मेल हैं। एक अगर फीमेल के लिए आप कहीं भी नाम सुनेंगे राजस्थान में तो वो केवल आपको मेरा ही नाम सुनाई देगा, क्योंकि तराजू के दोनों पलड़ों में आग लगाकर और उसे इसी ड्रेसअप में शूट करना या उसके साथ डांस करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आग को हम जब भी घुमाते हैं तो आग हवा के साथ एक रिएक्शन क्रिएट करती है, और उस रिएक्शन में आपकी चुन्नी भी आ सकती है, आपके बाल भी आ सकते हैं, आपका लहंगा भी आ सकता है, आपके कॉस्ट्यूम का कोई भी पार्ट उसके अंदर आ सकता है। उस आर्ट को भी सीखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और जब उसको भी मैं स्टेज पर लेकर गई तो लोगों ने यही बोला, पता नहीं क्या करना चाहती हो, पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहती हो। पर मुझे ये था कि भवाई जो है बहुत सारे लोग शुरू कर रहे हैं, और अच्छी भी बात है, आर्ट है तो अगर किसी के अंदर आर्ट है तो उसे प्रेजेंट करना चाहिए। इसीलिए मैंने तराजू
स्टार्ट किया। आज भी मुझे जितने भी लोग जानते हैं वो स्पेशली मुझे जब भी याद रखते हैं तो वो यही कहकर याद रखते हैं, अरे वो लड़की आई थी डांस करने वाली, तराजू में दोनों तरफ आग लगा के नाच रही थी। तो ये जो बात होती है, हो सकता है लैंग्वेज उनका थोड़ा सा वियर्ड लगे हमें, बट उस तराजू को बैलेंस करना, उस तराजू के साथ मेहनत करना और उस तराजू को प्रेजेंट करते वक्त इतना मेंटली इतना प्रेशर रहता है कि कहीं तराजू का कोई एक पार्ट जो है वो खुल ना जाए, कहीं कोई भी आग जो है वो तराजू के बाहर निकल कर ना गिर जाए, किसी चीज़ को वो आग अपनी चपेट में ना ले ले, या कभी मेरे को भी कुछ ना हो जाए। क्योंकि अगर फायर करते समय तराजू की अगर एक चिंगारी भी ड्रेस पर गिरी तो आप समझिए विद इन 30 सेकेंड आप पूरे के पूरे बर्न स्टेज पर चले जाएंगे। तो उस आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए भी बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को हमने डेडिकेट किया है। एक आर्टिस्ट के पास बहुत सारे अवार्ड हैं, एक आर्टिस्ट के पास बहुत सारी लेगेसी हो गई, एक आर्टिस्ट के पास बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत इज्जत दौलत शोहरत सब हो गई, पर एक आर्टिस्ट एक अच्छा टीचर भी है। ये प्रेजेंट करती है ये बुक। कभी किसी को ये सुनने में भी बहुत एक अलग तकलीफ होती है कि ये आर्टिस्ट और ये डॉक्टरेट है, तो लोगों को लगता है अरे कैसे डॉक्टरेट कर लिया होगा, या लोग अलग अलग बातें बनाते हैं। पर हो सकता है शायद कुछ बदलाव आ जाए। मेरा मेन जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है। मैं साइकोलॉजी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाती हूँ। मैं फ़िलहाल एक निजी यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले सकती हूँ, एक यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। 4 स्कॉलर मेरे अंडर में PhD कर रहे हैं और ऑलरेडी मैं डॉक्टरेट ही हूँ। मैंने ये बुक लिखी साइकोलॉजी की। इस बुक के अंदर वो क्वालिटी है जो पिछले 25-26 सालों से किसी साइकोलॉजी की बुक के अंदर नहीं आई है। मैंने इस बुक के अंदर 60 ऐसे साइकोलॉजिस्ट के फ़ोटो और उनका जीवन विवरण दिया है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हमारे जितने भी लिटरेचर के ग्रंथ रखे जाते हैं उनके अंदर है। आप किसी भी मार्केट में कहीं भी चले जाइए, आपको किसी भी साइकोलॉजी की बुक में कहीं डायग्राम, कहीं पिक्चर्स नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसी बुक आई है मार्केट में जिसके अंदर डायग्राम भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, और एक बुक यानी एक छोटी सी किताब जो 300 पेज की एक छोटी सी किताब है, वो आपके लगभग 10 एरियाज़ को कवर करती है। आप इसे BA में, MA में यूज़ कर सकते हैं, B.Ed, M.Ed, BSTC, स्पेशल भी और जनरल भी दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या जितने भी हमारे टीचिंग एरिया से जुड़े हुए कंपटीशन हैं, सारी तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को लिखने से लेकर प्रकाशन तक का भी सफ़र जो है वो बहुत कठिन रहा है, क्योंकि इस बुक को लिखने में 6 साल की मेहनत लगी, और उस 6 साल की मेहनत के बाद जब इसे पब्लिश कराने का टाइम आया तो इतनी तकलीफ़ें मैंने फ़ेस की, क्योंकि जिससे भी मैं बात करती थी कि मुझे ये करना है तो कोई हेल्प करने के लिए कभी तैयार नहीं था। मुझे लगता है लोग मुझसे इस वजह से कतराते हैं कि जो मैंने शायद 30 साल की उम्र में प्राप्त कर लिया था वो लोगों के पास 60 की उम्र में भी नहीं होता। तो मेरे को यही लगता है कि शायद तभी कोई मेरी हेल्प नहीं करता है, या मैं किसी को बोलूँ भी कि आप मुझे कोई ये भी बता दे कि वो लोग कहाँ रहते हैं, तो लोग मुझे ये आंसर मिलता है कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि वो लोग कहाँ रहते हैं। मुझे कोई नंबर तक शेयर करना पसंद नहीं करता। आप ये सोचिए, तो ये डर है या लोगों को एक घृणा है या लोगों के मन में एक जेलेसी है, मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाती हूँ और समझना भी नहीं चाहती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसे हूँ, वो सभी के सामने हूँ। मुझे किसी से कुछ छुपाना नहीं पड़ता, मुझे किसी से कुछ एक्स्ट्रा कहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं या एक्स्ट्रा चीज़ों का सहारा लेते हैं उन्हें बड़ा चीज़ों को मॉडरेट करने में बड़ी दिक्कत होती है। मुझे वैसी कोई दिक्कत नहीं है, और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक राजस्थानी भवाई और तराजू नृत्यांगना हूँ। साथ ही साथ मैं एक मनोचिकित्सक भी हूँ। साथ ही साथ मेरी पुस्तक भी बाजार में है। एक आर्टिस्ट के द्वारा लिखी हुई किताब मार्केट में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी लोगों के लिए क्या होगा तो मुझे उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, पर मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अगर कोई भी बुक लेना चाहता है, आधार मनोविज्ञान, राइटर डॉक्टर शालू सोनी, अगर कोई भी इस बुक को खरीदना चाहता है तो आप गोपालपुरा बाईपास पे परीक्षा मंच करके एक कोचिंग चलता है, आप वहाँ से इस बुक को ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट से ये बुक खरीदेंगे तो मार्केट में आपको बुक मिलेगा 400 रुपये का, और आप परीक्षा मंच से जाकर लेंगे तो आपको बुक मिलेगा 250 रुपये का। तो जो भी जयपुर के अंदर लेना चाहते हैं तो वो गोपालपुरा से बुक ले सकते हैं। अलवर के अंदर लेना चाहते हैं तो वो अलवर का जो मेन मार्केट है, हमारा बुक होलसेल जो मार्केट है, वहाँ से ले सकते हैं। या डायरेक्टली आप भारत प्रकाशन पर भी संपर्क कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हैं कि अगर किसी
किसी इंस्टीट्यूट को बुक्स चाहिए या किसी कोचिंग को बुक चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी को बुक चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हम जितनी भी बुक्स चाहिए वो अवेलेबल करा देंगे। और आज की जो वार्ता है उसके अंत में मैं JHS स्टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ आकर अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। और लास्ट में अपने शब्दों को विराम देते हुए सभी से ये निवेदन करूंगी कि आर्ट और आर्टिस्ट दोनों को केवल रिस्पेक्ट दें। आपकी रिस्पेक्ट उसके लिए एक ऐसे बारूद का काम करती है जो वो अपने आप को, अपनी आर्ट को और भी निखारने का काम करता है, क्योंकि दोनों चीज़ अगर निखरी हुई होंगी तो आर्ट और आर्टिस्ट दोनों को बेनिफिट होगा और साथ साथ बेनिफिट होगा हमारे देश को, हमारे देश के कल्चर को, हमारे देश की संस्कृति को, जिसे हमें पहचान दिलानी है एक उच्च से उच्च स्तर पर। तो बहुत बहुत JHS स्टॉक का धन्यवाद। और सभी के लिए, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख पा रहे हैं या जितने भी लोग इसे देखेंगे, उन सभी को भी हाथ जोड़ के राम राम सा।